हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के इस पॉलिटी क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बता दें, इस क्लास के एंड में हम लोग इसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप सभी लोग क्लास को एंड तक देखें। ये आप सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, याद भी होना चाहिए आप लोगों को। वो था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेकर पेड कोर्स यूपी बीएड, सीयूटी बीएड, बीएचयू बीएड के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में यूजली अभी हम लोग जैसा देख पा रहे हैं टॉपिक से ही ऐसा आपको पता भी चल पा रहा होगा, लेकिन आज मेनली हम लोग ये बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसकी क्या विशेषताएं। क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा और ध्यान देना होगा। इसके विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं, जैसा कि अगर ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब जब ये पारित हुआ था बनकर 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जो नंबर ऑफ उसमें पार्ट्स थे, भाग थे, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि भाग क्या है, अनुसूचियां क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं। बस यहाँ पे आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल का मतलब जो ओरिजिनल था, उसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल्स थे। और टोटल वर्ड्स जो थे माना जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में वो 1,45,000, 1,45,000 थे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पार्ट्स उतने ही हैं, आर्टिकल्स उतने ही हैं, लेकिन काउंट, अगर काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, अगर हम उनको काउंट करें तो ये संख्या बढ़कर हो जाती है 25 पार्ट्स में, 470 आर्टिकल्स हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये इन काउंट्स इसलिए लिखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे आप सभी लोग पढ़े भी होंगे पहले भी पॉलिटी में, कि अगर कोई आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल मैं आप एक कोई भी ले सकते हैं, जैसे 19 ले लीजिए, 19A हो गया, 19B हो गया, 19C हो गया। अब अगर हम इनको भी काउंट करेंगे तो ये 3 हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रेजेंट टाइम में है वो 470 है या 470 प्लस है, 470 प्लस है। उसी तरीके से पार्ट्स में भी जैसे 4 है तो 4 का ए भी है। अब हम इसको 4 को भी काउंट करेंगे और 4A को भी काउंट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 25 है। शेड्यूल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं इसी में तो पूरा कवर नहीं हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें समय समय पर परिस्थितियों के आधार पे या किसी जो भी सरकार को ज़रूरत होती है उस हिसाब से इसमें चेंजेस होते हैं, उसी को अमेंडमेंट या संशोधन कहते हैं। तो अभी तक जो संशोधन हुए हैं उनकी संख्या है 105, मतलब अभी तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है फीचर्स की। क्या क्या फीचर्स हैं आपको मैं एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। अब इन फीचर्स पे हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहला फीचर है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसी देश का। तो ये इसलिए इसको बड़ा क्यों कहा गया है, अगर आप देखेंगे इतने वर्ड्स में लिखा गया है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, फिर आर्टिकल्स के अंदर भी सब आर्टिकल्स हैं। उन सारे चीज़ों को अगर हम देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखने को मिलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और आप लार्जेस्ट रिटन कह लीजिए, और बहुत ही विस्तृत है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर राज्यों की बात की जाए तो एक राज्य है यूएसए का, अलाबामा। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है इसी का संविधान है, लेकिन ये राज्य है। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, सॉरी यहाँ पे अलाबामा होगा,
अगर आपके यूजुअली यही क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा जो किसी देश का संविधान, तो भारत का नाम आएगा, इंडिया का नाम आएगा। लेकिन अगर स्टेट्स की बात की जाए तो यूएसए का एक स्टेट है, ये स्टेट जिस स्टेट में सबसे मतलब इस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में क्या होता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें, वहाँ की जो राज्य हैं, जैसे हमारे देश के राज्य हैं, उनके राज्यों के भी अपने संविधान हैं, उनके अपने झंडे या राष्ट्रगान, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं उनके यहाँ। तो वो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे बड़ा है। लेकिन कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देश के, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, बृहद है। अब बात यहाँ पे आप एक वर्ड नोटिस कर रहे होंगे, लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है? क्या आप ये जानते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो फिर कैसे वहाँ पे रूल या गवर्नमेंट चलती होगी, उसको जान लीजिए। उससे पहले ये ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी रीज़निंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से उसका एक बेसिस जो होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये भी होगा कि इसमें से इन देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें रिटन नहीं है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर टॉप 5 उन कंट्रीज़, उन देशों की बात की जाए जहाँ पे संविधान रिटन फॉर्म में या कंप्लीटली रिटन या उसको कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, वो है पहला यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, फिर कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और इज़राइल। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फुली कंप्लीटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, हालाँकि कुछ-कुछ चीज़ें रिटन फॉर्म में रहती हैं, कुछ एक्ट्स रहते हैं, कुछ चार्टर, कुछ जो सारी चीज़ें वो बनाते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि अगर वहाँ पे ट्रेडिशन पहले से बना है, जैसे यूके की बात की जाए, इंग्लैंड की, तो वहाँ पे अगर ट्रेडिशन जो बना हुआ है कि 5 साल तक शासन होगा, प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल लीडर होगा, ये प्रक्रिया है, तो उसमें क्या है कि वही ट्रेडिशन फॉलो होता है, वही रीति-रिवाज, वही सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। तो वहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी मोस्टली आप कह लीजिए कि 150 कंट्रीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जिसमें से यूएसए का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सबसे पहले रिटन फॉर्म में लिखा गया, और एक तरीके से इसी से जो भी कंट्रीज़ अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किए, इसी से कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रेरित थे। उसके बाद फ्रांस आता है, आयरलैंड आता है, जर्मनी, जापान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिससे कि हम लोगों ने, मैंने आपको सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी था कि कहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें हमने पिक की हैं। अब बात आती है सेकंड फीचर की, वो है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, स्रोत है, वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल सोर्स है। इसका मतलब, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब, जब हम अदर कंट्रीज से देखकर जो चीज़ें हम लिए हैं उसको आप एक्सटर्नल सोर्स कह लीजिए। इंटरनल का मतलब जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो भारत में थे, वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके थे, उन्हीं को हमने अपने कंटेक्स्ट में ले लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो इंटरनल हो गए। थर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? तो वो नेचर है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ये एक कंपोजिशन कह लीजिए या कॉम्बिनेशन कह लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का, जिसको हिंदी में कठोर और लचीला का मिश्रण है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदली नहीं जा सकती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बदली जा सकती हैं। तो इसमें दोनों का नेचर है, इसीलिए इसको कठोर भी कहा जाता है, रिजिड भी कहा जाता है, और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, इसीलिए 105 संशोधन अभी तक हो चुके हैं, इसलिए इसको लचीला भी कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं, उनको ये पीडीएफ क्लास के कुछ देर बाद मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप नोट करते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? उसके आगे, हाँ, फोर्थ वन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत में जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका निर्माण कर रही थी, उस समय इन लोगों ने ध्यान रखा कि इंडिया में एकल नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। इसके 2 मीन हैं। पहला मीन समझ लीजिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कुछ ऐसे देश हैं, पहले हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। हम जब सिटीजनशिप की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मैं या आप अपना नाम लेकर या किसी को, कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। हम इंडिया के सिटीजन हैं, किसी सिंगल स्टेट के नहीं। हम अपने देश में ये नहीं कहते हैं कि हम यूपी के हैं, यूपी के सिटीजन हैं, या एमपी के हैं, या राजस्थान के हैं, या
गुजरात के हैं, ये हम नहीं कहते हैं। हम ऑल ओवर अपने कंट्री को कहते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। तो ये एक तो पहला सिंगल सिटीजनशिप का ये रीज़न है। ऐसा क्यों, ये कहाँ से लिया गया? यूएसए कंट्री आप सभी लोग पता है, वहाँ ढेर सारे स्टेट्स हैं, 50 प्लस स्टेट्स हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है वो अपने स्टेट की भी नागरिकता उसके पास रहती है और कंट्री की भी रहती है। मतलब अगर कोई फ्लोरिडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया या आप उसमें जितने भी वहाँ पे जो वहाँ के स्टेट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी भी सिटीजनशिप देते हैं और कंट्री की भी मिलती है। इसलिए वहाँ पे उसको ड्यूअल सिटीजनशिप कहा जाता है। एक तो मेन इसका ये था। दूसरा मीन क्या है? ये फर्स्ट मीन था, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, किसी सिंगल स्टेट की नहीं। दूसरा जो इसका मीन आ जाएगा, ये भी होगा कि हमारे देश में अगर अगर आप इंडियन हैं और आपके पास सिटीजनशिप है, लेकिन आप इसके साथ कहीं और किसी और देश के नागरिक बन गए, तो यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो रद्द हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि दो से मतलब उनके यहाँ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, वहाँ के सिटीजन चाहें तो किसी और देश की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब फीचर की बात करते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप 14 से लेकर 32 तक जितने भी राइट ऑफ इक्वलिटी, एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद एजुकेशन के राइट्स, ये जितने भी टाइप के राइट्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट्स जो मिला है, ये सभी राइट्स जो हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि हमारे भारतीय संविधान में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीज भी शामिल है। कुछ ऐसे 36 टू 51 ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, अभी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, इन सारी चीज़ों को। 36 टू 51 में डीपीएसपीज हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि राज्य को उस तरफ मतलब सोचने के लिए या एक विजन देने का काम करे। उसके बाद भारतीय संविधान में एक और चीज़ बाद में जोड़ी गई। आपको बता दें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, जो 1949 को आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया, वो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, मौलिक कर्तव्य इसको हिंदी में कहते हैं। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस अमेंडमेंट को आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें 4th ए में ऐड किया गया 51 ए को। उसमें क्या है कि हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, ऐसे 11 कर्तव्य दिए गए हैं। आप सभी लोग देखे होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी या किसी स्टेट गवर्नमेंट की बुक होगी तो उसके पीछे लिखा होता था पहले। तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। इसी फीचर की लिस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज कहते हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी वयस्क हैं, वयस्क मतलब क्या है कि जो एडल्ट लोग हैं उनको यूनिवर्सली मतलब बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। सबके वोट की वैल्यू सेम है। वोट की वैल्यू का सेम होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि कोई 90 ईयर का पर्सन वोट करेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और 18 ईयर का करेगा तो उसकी कम होगी। सबके वोट की वैल्यू एक होगी, ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे देखिए, भारत के संविधान में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना ये सारे मताधिकार आपको वोट, राइट टू वोट का अधिकार आपको मिला हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि भारतीय संविधान में पहले जो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो थी 21 ईयर, 21 साल थी। लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वें संविधान संशोधन 1898 में इसको चेंज करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, 21 से 18 जो आज हम लोग, आप सभी लोगों को पता है 18 ईयर से प्लस होंगे तो हमारे पास हम वोट दे सकते हैं या वोटर कार्ड बन जाता है हमारा। लेकिन ये पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 1989 से पहले इसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी कह लीजिए वो 21 ईयर था। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी जो वोटिंग राइट्स है ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। एक और फीचर है जो कि स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी। हमारे न्यायपालिका का मतलब आप सभी लोगों को पता है, जब भी हम न्यायपालिका का नाम लेते हैं, कोर्ट, चाहे वो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो आप सभी लोग पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि पूरे देश की एक सबसे बड़ी और सबसे, आप ऐसे समझ लीजिए कि उससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। उसके नीचे सभी स्टेट्स की हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट्स में फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला कोर्ट होती हैं। लेकिन आप देखेंगे ये इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। इनकी नियुक्तियां भी अलग तरीके से होती हैं, जैसे ऐसा इलेक्शन से नहीं होती हैं, और उसके साथ ही इंटीग्रेटेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो वो सर्वमान्य होगा, हर स्टेट में सर्वमान्य होगा। इस तरीके की चीज़ों को, ये भी एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है वो है संसदीय शासन प्रणाली। जैसा कि हम लोगों ने जब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें जाना था कि ये जो फीचर है या ये जो कंसेप्ट है या वे ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने यूके या ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या है, आप सभी लोग पता है, जितने भी चुने हुए कैंडिडेट हैं वो पार्लियामेंट में जाके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। पार्लियामेंट में जो जीती हुई पार्टी होती है वो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद बनाती है, फिर उसमें से अपना वो लोग लीडर चूज करते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इस तरीके की जो गवर्नमेंट है उसी को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है जो कि यूएसए में है। यूएसए में राष्ट्रपति चुना जाता है, फिर राष्ट्रपति अपने मनचाहे लोगों को जो विभाग चाहे वो दे देता है और उससे वो पूरे देश पे मतलब यूएसए पे वो रूल करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। उसके बाद एक और फीचर है त्रिस्तरीय शासन, थ्री टीयर गवर्नमेंट। आपको बता दें, जब यहाँ पे लिखा भी है, मूल रूप से अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान था। जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 स्तरीय जो शासन थे गवर्नमेंट का ही रूल से थे एंड रेगुलेशन थे, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, और दूसरा स्टेट। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि जो इससे भी नीचे जो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके लिए क्या किया गया, 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 के तहत एक और स्तर सबसे नीचे जोड़ा गया लोकल बॉडीज़ का, जिसमें आपके नगर पंचायत हो जाते हैं, फिर आप ग्राम पंचायत हो जाते हैं। ये जो आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो जिसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, म्यूनसिपालिटी व्यवस्था कहते हैं, ये बाद में जोड़ी गई हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि इंडिया में 3 टीयर गवर्नमेंट है। मतलब एक तो सबसे ऊपर जो पूरे देश की सरकार होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद हर स्टेट की अपनी सरकार है। फिर उन स्टेट के अंदर भी जो लोकल बॉडीज़ हैं उसको भी डिवाइड करके वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे वो म्यूनसिपालिटीज़ का हो। उसके बाद आप देख पाएंगे कि इसको भी जोड़ा गया था, वो यहाँ पे देख लीजिए पार्ट 9 में जोड़ा गया है, नई अनुसूची ग्रामी जोड़कर, वो भी 1992 में। इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल्स, तो उसमें और डिटेल में कवर कर लेंगे। एक और फीचर है जो कि ये भी बाद में जोड़ा गया है, वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं पे धर्म निरपेक्ष राज्य भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब है, पहले ये जान लीजिए, ये वर्ड भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और ये प्रीएम्बल में जुड़ा है। अभी आगे हम लोग प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से करेंगे। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसका मीन क्या है कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा। मतलब इंडिया अभी भी ये नहीं अनाउंस कर सकती कि हमारी कंट्री हिंदू है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, ये मतलब ये सेकुलर वर्ड का मतलब है, अगर कोई देश अपने को कहता है सेकुलर तो उसका मतलब है कि राज्य के लिए, उस देश के लिए सभी धर्म समान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो सेकुलर का मतलब होता है कि न इस पक्ष, आप कह सकते हैं निष्पक्ष, हर सभी धर्म सभी समुदाय के खिलाफ। इसीलिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का नाम दिया गया। मतलब अगर कोई समूह है तो उसका भी फॉलोअर देश नहीं बनेगा, इस तरीके से। 13th जो है वो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि हमारे भारत देश में सबसे जो आप कह सकते हैं कि किसका शासन चलता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का शासन है। रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई पर्सन भी हम लोगों पे रूल कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो,
चाहे सीएम पीएम जो भी कोई कर रहा है तो वो इसी के अकॉर्डिंग कर रहा है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन या बाई लॉ कर रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद को इंडिया में कह सके कि नहीं मेरे ऊपर कानून नहीं चलता है, या मतलब ऐसी बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जो लोग कानून बनाते हैं वो नहीं फॉलो करते हैं, उसके नीचे के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया में सभी लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हों चाहे आम नागरिक हो, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसी को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कि इस देश में विधि का शासन है। जो 14th है वो है आपातकालीन उपबंध। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक अलग तरीके से एक अलग पार्ट भी बनाया गया इमरजेंसी प्रोविजंस का, कि अगर देश को किसी संकट से गुजरे, आक्रमण हो जाए या ऐसी परिस्थितियां खराब हो जाए, इकोनॉमिकली अगर प्रॉब्लम्स आ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो उस समय गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, क्या क्या चीज़ें कर सकती है, उससे संबंधित ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये एक फीचर में है। तो इसमें हम लोगों ने देखा बेसिकली 14 टोटल 14 पॉइंट्स थे जो कि इसके फीचर को डिफाइन करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। अब हमने ये देखा, अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोग इसको पढ़ें और सभी लोग कमेंट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, तो ये आप सभी लोग कर पाएंगे। अब वो होगा अपना प्यारा देश भारत या इंडिया। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड आप देख सकते हैं भारतीय संविधान कैसा है, हाउ इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी सिंपल बन जाते हैं। जैसे ऑप्शन देख लीजिए, रिजिड है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, न ही कठोर है न ही लचीला है, तो ऐसा भी नहीं है। अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। जैसे देखिए जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कठोर और लचीला का मिश्रण है, ब्लेंड, कम्बिनेशन, कंपोजिशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी टफ है। जैसे अगर आप नहीं भी, अगर जो नहीं भी पढ़ा रहेगा तो वो ये नहीं कह सकता है कि पूरी तरीके से कठोर है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल भी नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको इन दोनों में आ सकती है ऑप्शन में। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अंशतः कठोर। ये मतलब थोड़ा है कठोर, मतलब उसको उसमें चेंजेस करना आसान नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि चेंजेस करना आसान है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, तब उसमें देखेंगे किस तरीके से चीज़ें बदली जा सकती हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स के कंसेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। थर्ड वन क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर करेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ये भी सेम है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, सिर्फ इतना लिखा होगा। फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, नम्य मतलब जिसमें बदलाव आसानी से हो सके, लचीला को आप मान लीजिए, फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल दोनों। तो यहाँ पे भी इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल, मतलब इसके दोनों के, इसमें आप कह सकते हैं कि इसके गुण हैं इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन सेम था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गई, यहाँ पे अलग तरीके से उसको पूछा। तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, भारत भारत के संविधान में भारत को माना जाता है, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को किस तरीके से माना जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग जानेंगे। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया था, उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। हाँ, इसको आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। यहाँ से एक पॉइंट मिस हो गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमारा भारत देश जो है ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। इसका मीन क्या होता है इसको आप सभी लोग समझ लेंगे। इसको कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स।
एक और टर्म आता है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब होता है वो देश जिसमें सभी राज्य जो हैं अपनी सहमति से एक साथ मिले हुए हैं, या वो अलग भी हो सकते हैं फ्यूचर में। वैसे कंसेप्ट को यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि सभी जो राज्य हैं वो अपने से मतलब इस पूरे हमारे भारत देश से अलग नहीं हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो मनमाने ढंग से मतलब अपनी चीज़ें करें। तो इसका मतलब ये है कि सभी राज्य सम्मिलित हैं, और ये इसमें किसी सहमति की ज़रूरत नहीं है, कोई राज्य सहमति दे। तो इसी को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राज्यों का संघ कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, वो मे भी टाइपिंग में मिस हो गया होगा, लेकिन आप सभी लोग नोट कर लेंगे, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि भारत के संविधान में भारत को माना जाता है, क्या माना जाता है? ए सेमी यूनियन, एक अर्ध संघ तो नहीं। स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, तो स्वतंत्र राज्य नहीं है। जैसे मैंने बताया यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी राज्य अपने को अलग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, हालांकि अब वहाँ पे भी अमेंडमेंट ला दिए यूएसए में, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में और इन दोनों कंसेप्ट में। यहाँ पे जो होगा, देखिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड होगा, राज्यों का एक यूनियन है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत देश जो है वो राज्यों का यूनियन है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नोट्स में वो मैं उसको ऐड करा के आप लोगों को सेंड करूंगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। फिफ्थ वन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री इट मीन्स। तो ये आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी डी देख सकते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इट डज नॉट हैव एनी रिलीजन एट द स्टेट लेवल, ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन, ऑल सिटीजन हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे इसका मीन क्या था? सेकुलर का मीन, सेकुलर कंट्री का मीन। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप अगर एग्जाम में आपको ध्यान न भी आए तो सेकुलर को आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि इसमें भाषण देने की स्वतंत्रता से कोई इसका रोल नहीं है, वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार से कोई रूल नहीं है, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, विधि का शासन है, इसकी बात हम लोगों ने की थी। राइट आंसर जो हो जाएगा, आप सभी लोग करें, आप सभी लोग हिंट मिल गया, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका अर्थ है कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, और न ही और राज्य जो होंगे, देश जो होंगे, वो सभी धर्म को समान मानेंगे। सिक्स्थ वन क्वेश्चन जो है ये आप सभी लोग बताएंगे, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? जो भारतीय आप राजनीति व्यवस्था है उसमें सबसे सुप्रीम कौन है? तो सुप्रीम का मतलब आप यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो है ऑप्शन देखकर उसमें गलती करते हैं। जैसे आप सभी लोग सामने ऑप्शन है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या रिलीजन। कभी कभी यहाँ पे प्रेसिडेंट भी ऑप्शन में रहता है और उसमें भी कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपको मान लीजिए इसमें मैं 5 ऑप्शन कर देता हूँ। अब आपसे मैं पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आप क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोच के इसका आंसर दें आप सभी लोग। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, ये सभी रिलीजन, ये सभी हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब हम लोग इसमें फीचर्स की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे विधि का शासन इसको मेंशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ, और कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी सिमिलर है इसी से, आप इसको भी देख पाएंगे। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? हु इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गार्जियन का मतलब क्या हो गया? जो इसकी देखभाल भी करे और जो इनकी सुरक्षा की गारंटी भी ले, ऐसे आप कह सकते हैं। तो क्या ऑप्शन आप देख लीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन।
तो आप सभी लोग आंसर करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर अभिभावक की बात करेंगे तो आप सभी लोग आंसर करेंगे, वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये गार्जियन के तौर पे काम करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी कोई वैसा इशू होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम उसका है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करने का, या कोई जहाँ पे ऐसा लगे कि कोई क्लियर चीज़ ना दी गई हो तो उसको ये अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने का सारा जो काम है, जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट की है। 8th वन क्वेश्चन देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? इसको आप व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया या सफरेज इन इंडिया? तो ये होगा, आप सभी लोग जानते हैं, 18 ईयर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 9th देख लीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, बस वो सोच रहे हैं कि अभी तो बता ही देंगे सर। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। जो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, या पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसकी क्या एक विशेषता है? क्या यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप। क्या हमारे यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है? बिल्कुल नहीं, सिंगल है। हमारे यहाँ पूरे देश की नागरिकता है, किसी स्टेट की नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, इसको हम मानते हैं। केंद्र में संपूर्ण शक्ति है। क्या सारी जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है? तो ऐसा नहीं है। स्टेट्स के पास भी शक्तियों का विभाजन भी है, कि सबको सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, तो ये भी गलत होगा। शक्तियों का एकीकरण है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, ऐसा नहीं है। जैसा बताया हमने, सरकार को 3 टियर में डिवाइड किया गया, या 3 लेवल कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। एलजी लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सुप्रीमेसी ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की सर्वोच्चता है, यही एक फीचर है इंडियन फेडरल सिस्टम का। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था, वो लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख पाएंगे। सभी लोग आंसर करेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी संघीय नहीं लिखा गया। संघीय का मतलब क्या होता है, आप सभी को मैंने बताया था। अगर कई स्टेट्स हैं और इनके ऊपर भी, इनमें तो अपनी गवर्नमेंट है भाई, जी गवर्नमेंट, इनके ऊपर भी एक और गवर्नमेंट है जिसको सीजी कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये व्यवस्था जो होती है ये संघीय कहलाती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पूरी तरीके से संघीय नहीं माना गया है। क्या माना गया है? देखिए, क्या फेडरल स्टेट कहा गया है कहीं पे? तो नहीं। स्टेट्स ऑफ यूनियंस कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, या यूनियन ऑफ यूनिट्स कहा गया है। हिंदी में देखेंगे, संघीय राज्य कहा गया है, संघों का राज्य कहा गया है, तो संघों का राज्य नहीं होगा, ये तो गलत है। राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसकी बात हम लोगों ने की थी। और ये इकाइयों का संघ नहीं है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया, उस टॉपिक का नाम था सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसमें एक जो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग था, उस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और ये चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, बताई गई है। आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी, समझाई गई, वो समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में, उनको कुछ देर में जो इसमें थोड़ा सा एडिट करना है वो करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।